बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के हवाले से बात कर रहे थे। उसमें नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। तो क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के लिए ये वाला apparatus यूज होता है, जिसमें हमारे पास ये एक यू शेप ट्यूब है, जिसमें ये ब्लैक कलर में आपको मरकरी फिल किया हुआ है। इसके ऊपर थोड़ी सी अमाउंट जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर भी है। और उसके बाद फिर ये इसकी इस तरफ ऊपर लिक्विड, जिसका हमने क्रिटिकल टेम्परेचर हमने फाइंड करना है। और ये ऊपर उसकी जब हम हीट करते हैं उसके वेपर्स वगैरह बन रहे होते हैं। ये एक थर्मोस्टेट के अंदर इसको रखा हुआ है, जिसका टेम्परेचर हमने आहिस्ता आहिस्ता खुद चेंज करना होता है। वाटर इन और वाटर आउट सिस्टम जो है वो उसी थर्मोस्टेट के हवाले से ही है। तो उसको जब ठंडा करना है आपने, तो फिर वाटर इन और वाटर आउट को फ्लो करवा के आप उसको वापस ठंडा करते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर हम कैसे फाइंड करते हैं कि जिस लिक्विड का हमने लेना है उस लिक्विड को यहाँ पे आप रखते हैं, इसका टेम्परेचर आप बढ़ाते जाते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, तो ये वाला जो आपका लिक्विड है ये वेपर्स में भी आपको पता है कन्वर्ट होता रहेगा। एक टाइम आएगा जब आपको ये जो मनिस्कस है, लेयर है, जो वेपर ऊपर वेपर बन रहे हैं, नीचे आपको लिक्विड, लिक्विड और वेपर के दरमियान जो एक कर्व नजर आ रहा है, जिसे हम मनिस्कस ऑफ द लिक्विड बोलते हैं, वो वाली मनिस्कस आपको नजर आना बंद हो जाएगी। तो वो टेम्परेचर जिसके ऊपर ये मेनिस्कस डिसअपियर हो जाए, वो आपने नोट कर लें। उसके बाद आपने फिर उसको ठंडा करना है। ये राइजिंग हो गया, फिर आप इसको ठंडा करते जाना है। जब आप ठंडा करना शुरू करेंगे, तो फिर वो टेम्परेचर नोट करना है जिसके ऊपर ये मेनिस्कस आपको दोबारा नजर आना शुरू हो जाती है। तो दो टेम्परेचर आपके पास आ जाएंगे, इन्हीं दो टेम्परेचर का आप मीन निकाल लेंगे। उसी को हम क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम देते हैं। अच्छा, जिस वक्त ये आपकी मेनिस्कस जो है यानी क्रिटिकल टेम्परेचर आपका पहुंच चुका है, वो वाला डिसअपियर, उस टेम्परेचर पहले पहले आप क्रिटिकल टेम्परेचर निकाल लेंगे। ठीक हो, मैंने इसका अब डिसअपियर होने का टेम्परेचर, फिर रीअपियर होने का टेम्परेचर, और दोनों का मीन निकाल के एक टेम्परेचर आएगा, वो आपका होगा क्रिटिकल टेम्परेचर। फिर आपने थर्मोस्टेट को उस टेम्परेचर पे फिट कर देना, करके उस वक्त आपने मरकरी के लेवल को नोट करना है, और वहां से आप उसका प्रेशर निकालना है। तो वो जो प्रेशर होगा, वो से हम क्रिटिकल प्रेशर का नाम देते हैं। क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर, ये दोनों हमारे पास इसी तरह इसी ऑपरेटर से फाइंड हो जाते हैं। अब रह गया बात क्रिटिकल वॉल्यूम की। उसके लिए भी हम क्रिटिकल डेंसिटीज निकाल के, तो वहां से फिर वो डेंसिटी का फार्मूला जो होता है ना, डी इज इक्वल टू एम ओवर वी, तो वो वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं क्रिटिकल डेंसिटी के ऊपर। और मास की क्रिटिकल डेंसिटी की वैल्यू, मास की डेंसिटी, दोनों लेके हम क्रिटिकल वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अच्छा, अब क्रिटिकल डेंसिटी कैसे हम फाइंड करेंगे, उसके लिए ये ग्राफ ड्रा किया जाता है कि मुख्तलिफ टेम्परेचर के ऊपर जो वेपर्स हैं उनकी डेंसिटीज फाइंड की जाती है। इसी तरह मुख्तलिफ टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड जो है उसकी भी डेंसिटी फाइंड की जाती है। तो दोनों की डेंसिटी, एक टेम्परेचर आएगा जहाँ पे दोनों की डेंसिटी सेम हो जाती है, तो वो टेम्परेचर, वो पॉइंट जहाँ पे आके डेंसिटी दोनों की बराबर, उस डेंसिटी को आपने ले लेना है, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल डेंसिटी। ठीक हो गए। उस क्रिटिकल डेंसिटी को यूज करना है, मास की वैल्यू लेनी, निकाल रख के आपने क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कर लेना। तो इस तरीके से हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी ये क्वेश्चन बनता है। इसकी डेफिनेशन तो एंड पे आएगी, तो पहले हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर एंड पे इसकी डेफिनेशन करेंगे। अच्छा, इसमें लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स का लाने का मकसद क्या है? वो कहते हैं कि जो कांस्टेंट्स हैं ना, ए और बी, वंडरवाल कांस्टेंट ए और बी जो है, ये हर गैस के डिफरेंट है। तो इस वजह से जब हम कर्व ड्रा करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं, जैसे शुरू शुरू में आपने आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस के हवाले से कर्व देखा था, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाई वगैरह, तो वो डिफरेंट थे। ठीक है। तो वो कहता है, क्वेश्चन ये है कि भाई हमने मुख्तलिफ गैसेस को अगर कंपेयर करना हो, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता हम एक ही कर्व बने जिसमें सारी गैसेस आगे पीछे आ रही और उनको कंपेयर करना हमारे लिए आसान हो जाए? तो उस मकसद के लिए फिर ये लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये क्या कहती है? कहता है कि आप जो आप प्रेशर लेना ना, आपने एक तो था ना पी प्रेशर होता है, एक क्रिटिकल प्रेशर, आप उस अप्लाइड प्रेशर और क्रिटिकल प्रेशर की जो रेशियो है वो ले लें, उसे हम कहते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर, पी आर से शो कर।
इस तरह रिड्यूस्ड वॉल्यूम, इसी तरह रिड्यूस्ड टेम्परेचर। तो लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट जो है वो क्या करती है, वो रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम और रिड्यूस्ड टेम्परेचर को इस्तेमाल करती है, बजाय सिंपल टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम, या सिंपल क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम की। उनकी बजाय टीसी, टीसी, पीसी और वीसी की बजाय, या पीटी और वी की बजाय पी आर, वी आर और टी आर को इस्तेमाल करती है। और उसी के वाले से फार्मूला ड्राइव किया, कैसे किया है कि यहाँ से आप देखें पी आर बराबर है पी ओवर पी सी के, तो यहाँ से आप पी निकालें तो वो बराबर आ गया पी आर इंटू पी सी, इसी तरह वी, इसी तरह टी निकाल लेते। अब आपके पास जो वंडर वाली इक्वेशन थी वो ये थी, इसमें वी, पी और टी की जगह ये वाली वैल्यूज पी आर पी सी, पी आर वी सी या टी आर टी सी, ठीक है, ये सिंपल इसमें पुट की। फिर उसके बाद जो कांस्टेंट्स आपके पास थे, इसमें जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल प्रेशर है और क्रिटिकल वॉल्यूम है, इसकी वैल्यू हम पीछे एक वंडरवाल कांस्टेंट की शक्ल में निकाल चुके हैं। वो वाली वैल्यूज आप यहाँ पुट करें, पीसी की जगह, बीसी की जगह और टीसी की जगह, ये शक्ल आती है। नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया, इन दोनों में से ये a ओवर 27 बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो पी आर से कॉमन किया तो यही रह गया। अच्छा, इधर तो 27 नहीं है, तो उसने क्या किया, 3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया, 3 को नीचे भी कर लिया, तो नीचे तो 27 बन गया ना, तो 27 और साथ ये बी स्क्वायर बाहर चले गए, ए भी बाहर चला गया, और 3 जो ऊपर आपने मल्टीप्लाई किया था वो रह गया, ठीक है, 3 ओवर बी आर का स्क्वायर रह गया। इसी तरह इस साइड में से बी को कॉमन ले लिया तो ये शक्ल है, ये वैसे ही लिखा हुआ है। अब इसमें आप देखेंगे ना, ए से कैंसिल हो जाता है, 27 से कैंसिल हो जाता है, ये बी स्क्वायर है, ये वाला बी जो इधर 3 बी आर के साथ है, ये उधर जाएगा तो स्क्वायर बना देगा, तो वो बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो सारी टर्म्स कैंसिल होगी, पीछे आपकी सिर्फ ये वाली चीजें बच जाती है। ये आपकी फाइनल शक्ल है जिसे हम कहते हैं वंडरवाल रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक हो गए। और ये इसका फायदा एप्लीकेशन के एप्लीकेबल टू ऑल सब्सटेंसेस इन द लिक्विड एंड गैसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्पेसिफिक नेचर, ये लिक्विड गैसेस सब पे अप्लाई हो जाती है। और चूंकि इसमें ए भी नहीं है, ए बी पी सी टी सी ये नहीं है, जो कि हर एक के अलग अलग हैं, ए बी पी सी डी सी जो है वो हर एक के चूंकि सेपरेट हैं, वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, तो इस वजह से वो हर एक का हमारे पास ग्राफ भी डिफरेंट आता था। तो अब वो चूंकि इस इक्वेशन में आपके वो दोनों निकल गए, रिमूव हो गए, क्रिटिकल कांस्टेंट्स भी और वंडरवाल कांस्टेंट भी, तो इस वजह से ये इक्वेशन सब पे अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, इसमें अब इसी की डेफिनेशन, जिसे आप लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट की डेफिनेशन का नाम दे रहे हैं, वो क्या है, if any two or more substances have the same reduced pressure and they are maintained at same reduced temperature, then they will have same reduced volume। कि अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आप लें जिनका प्रेशर, रिड्यूस प्रेशर भी सेम है और रिड्यूस्ड टेम्परेचर भी सेम होगा, तो फिर उनका रिड्यूस्ड वॉल्यूम भी सेम होगा। रिड्यूस्ड टेम्परेचर, रिड्यूस्ड प्रेशर अगर उनका सेम है तो फिर उनका रिड्यूस्ड वॉल्यूम भी सेम होगा। ये इसकी डेफिनेशन बन जाती है लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स। और एप्लीकेशन इसकी क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट क्या है कि ये ग्राफ आपको नजर आ रहा होगा। अब पेपर में ये सवाल आता है ना, तो पेपर में हमने ये सवाल लॉन्ग क्वेश्चन जब आपका आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने ये ग्राफ ड्रा करना, लेकिन इस तरीके ये तो ज़रा काफी सारे पॉइंट था, आपने एक रफली आइडिया देना उसको कि इस तरह का ग्राफ बन जाता है। आर से मुराद यहाँ 2, 1.5, 1.2, 1.1 और 1 से क्या, ये आर लिखा आर हुआ है, असल में ये टी आर है, टेम्परेचर, रिड्यूस टेम्परेचर को शो कर रहा है। टी आर टू कब होगा, टी आर की वैल्यू 2 कब होगी, अगर आप इसको देखें ना, यहाँ पे ये टी आर था, तो टी आर की वैल्यू 2 कब होगी, जब आप कहेंगे सर टी की वैल्यू टी सी से डबल है। अगर टी की वैल्यू टी सी से डबल हो तो फिर हम कहते हैं कि उसकी जो टी आर की वैल्यू है वो आंसर 2 निकलेगा, ठीक होगा, वो डिवाइड होकर 2 आंसर आएगा। यानी टेम्परेचर जितना आप ज्यादा करेंगे, तो हमने बात की थी ना, गैस उतनी ज्यादा आइडियल होती है, टेम्परेचर जितना ज्यादा करेंगे गैस उतनी ज्यादा आइडियल होती, आइडियल बिहेवियर शो करती। तो ये ग्राफ में आप देखें यही है कि जब उसने टी आर टू रखा यानी हाई टेम्परेचर रखा, तो उसकी जेड की वैल्यू 1 आइडियल के लिए होती है, तो वो 1 के पास पास ग्राफ आ रहा है।
लेकिन जैसे जैसे उसने अब वो टी की वैल्यू कम करना शुरू की तो रेशो भी कम होना शुरू हो गई, टेम्परेचर डिक्रीज करते गए, हत्ता कि वन का मतलब है कि आप क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंच गए। वन का मतलब ये कि आप क्रिटिकल टेम्परेचर पे ही पहुंच चुके हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंचने का मतलब गैस तो लिक्विड में जाने वाली है, तो फोर्स ऑफ रिडक्शन बहुत ज्यादा और गैस का नॉन आइडियल बिहेवियर भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इस ये वैल्यूज आपको बता रही कि जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं 1.5 1.2 1.11 की तरफ, टेम्परेचर आप कम करते जा रहे हैं, गैस में नॉन आइडियल बिहेवियर भी ज्यादा होता जा रहा है। लेकिन बात वही जो कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स के वाले से हमने की कि जितनी भी गैसेस हैं उन सारों का जो कर्व है, जो ग्राफ है, वो सेम आ रहा है। एक ही के देख ना, एक ही कर्व के ऊपर ये काफी सारी गैसेस के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। पहले था हर गैस का अलग अलग कर्व आता था, इसमें हमारे लिए कंपेयर करना उनको आसान हो जाता है। तो इसलिए ये लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स की जो है वो ड्राइव किया गया फार्मूला और उसको बनाया गया।